जय हिंद। मेरा नाम संजय छाबरिया है और जो आदमी ने देश को साथ चीट किया है, क्या उसके साथ सेटलमेंट करनी चाहिए? जो सरकार को चीट करते हैं, क्या उसके सेटलमेंट करनी चाहिए? हम कोई भी हालत से सरकार के विरोध में जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि सरकार हमारी है, देश हमारा है और हम ही सरकार चुनते हैं। तो ये चीटिंग हम देश के और सरकार के खिलाफ और हमारे खिलाफ सहन करने वाले नहीं है। हम इसको लीगली प्रोसीड कर रहे हैं। इस मैटर में तो ऐसा किया गया कि आम आदमी को सीढ़ी से नहीं, कायदे से भी नीचे गिराया गया, गुमराह किया गया, भ्रष्टाचार किया गया। ये कब रुकेगा? और इसमें कब लोगों की जान माल से भ्रष्टाचार नहीं होगा, ऐसा श्योरिटी कब मिलेगी? इसके अंदर अगर गलत चीज़ें हैं या सही है, करने दीजिए इंक्वायरी। इंक्वायरी भी तो आप ही करेंगे, एंटी करप्शन, वो भी सरकार की बॉडी है। लेट देम कैरी द इन्वेस्टिगेशन कि कहाँ नोटिस मेलिफाइडली दिए गए हैं। मेलिफाइडली देना मतलब भ्रष्टाचार है, इसको तो हम छुपा नहीं सकते और छुपता भी नहीं है। द ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। इसके पहले भी आपने मेरे वीडियो देखे हैं। ये वीडियो डिलैबरेटेड बिल्डिंग, अनसेफ बिल्डिंग, एमएमसी एक्ट 354 के अवेयरनेस के बारे में कि 354 एमएमसी एक्ट डिलैबरेटेड अनसेफ बिल्डिंग मशीनरी टूल कैसा वापरा गया है बिल्डर को मदद करने के लिए। जो मेरी प्रॉपर्टी में स्पेसिफिकली एक बिल्डर को, अक्यूज़ को सपोर्ट करने के लिए बीएमसी ने ये सब काम किए हैं और ये आर सेंट्रल वार्ड की पूरी जानकारी है कि किस तरह से किया है। ये 7 अगस्त 2019 को गुजराती मिड डे में ये मेरे स्ट्रक्चर्स के बारे में प्रिंट किया गया कि ये स्ट्रक्चर्स को बीएमसी ने कैसे फॉल्सली नोटिस इशू की। एक लेटर डेवलपर आकार एंटरप्राइज, जो मेरे प्रॉपर्टी का अक्यूज़ है, जिसने फौजरी करके खोटे दस्तावेज बना के सरकार को चीट कर मेरे लैंड प्रॉपर्टी हमारे समाज की ग्रैब करने की कोशिश की थी, उसकी मैं जानकारी दे रहा हूँ। एक लेटर उन्होंने लिखा है हमारे ट्रस्टी को 12/5/2012 को कि ट्रस्ट ने उसको काफ़ी कुछ करस्पॉन्डेंस हुई है इनमें कि ट्रस्ट ने बोला तूने फौजरी की है, ऐसा किया है। वो उनकी आपस की डिस्प्यूट है, दोनों ही मेरे केस में अक्यूज़ है, मैंने दोनों को अक्यूज़ किया है। तो वो खुलासा कर रहा है कि आकार एंटरप्राइज कि काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रहा हूँ भाड़ूत खाली नहीं करे, पर अभी मैं कुछ ना कुछ करके खाली करा दूंगा और आप मुझे और थोड़ा समय दीजिए। मैंने जो मतलब उसका कहना ऐसा कि उसने जो भ्रष्टाचार किया अभी और थोड़ी सेटिंग करके ये बार तो खाली करा दूंगा। उसको एक आइडिया मतलब आई है मशीनरी टूल कैसा वापरना 354 को, और किसी ऑफिसर की मदद से उसने ये करने की कोशिश की। ये 2012 में ही वो खुद ही कमिट कर रहा है उसके लेटर पे। और आकर एंटरप्राइज के पार्टनर है किरण शाह, वो ये लेटर लिख रहा है मेरे ट्रस्टीज़ को। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये लेटर का फ्रंट पेज है, लेटर का सेकेंड पेज है। आप अगर सेकेंड लास्ट पैरा देखेंगे, वी अगेन स्टेट दैट वी आर वेरी सिंसियर इन डिस्चार्जिंग आवर ऑब्लिगेशन एंड शैल डू एज अर्ली एज पॉसिबल टू गेटिंग द प्रमाइसेस वेकेटेड बाय द ऑक्यूपेंट्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर्स। मतलब इसने सोच लिया हमको खाली कराना ही है। और जैसा मैंने बोला कि मेरे के पहले के केस में ये मेरे अक्यूज़ है, ये उसका एफआईआर हुआ है जिसकी इन्वेस्टिगेशन ईओडब्ल्यू ने की थी 2008 में। इसके अंदर कई सेक्शन लगाए नहीं गए, सीरियस सेक्शन, जिनके लिए मुंबई सीपी ने पनिशमेंट्स और वार्निंगें दी है ऑफिसरों को। और आगे के जब केस ट्रांसफ़र हो गए तो उसके अंदर एकदम जो ओरिजिनल सेक्शन लगने चाहिए थे गंभीर, वो सेक्शन लगे हैं और पनिशेबल ऑफेंस है ये। अब जब उन्होंने लेटर लिखा था हमारे ट्रस्ट को, जो भी वो भी अक्यूज़ है इसके अंदर, और उसने फिर बीएमसी को लेटर किया कि ये बिल्डिंग डिलैबरेटेड है। फायर ब्रिगेड को लेटर किया, ये बिल्डिंग डिलैबरेटेड है। अब यहाँ से इसकी षड्यंत्र शुरू होती है ऑफिसरों को मैनेज करने की, क्योंकि गुंडे वापर लिए उसने, पुलिस को वापर ली। हम तस के मस नहीं हो रहे थे, सच्चाई से हमको लड़ना है। और हम इसका पूरा भ्रष्टाचार, ये नेक्सस जो चल रहा है भ्रष्ट बिल्डरों और भ्रष्ट ऑफिसरों के बीच में, इसको हम एक्सपोज कर रहे हैं। तो परेशान हो गया है वो कि कहीं ना कहीं तो हम झुकेंगे, पर हम झुकने वाले नहीं, हम सच से लड़ने वाले, इसको फेस करने वाले और आगे भी फेस करते रहेंगे। और हमको कोई सेटलमेंट इसमें करनी नहीं है और हम ये जो भी होगा कोर्ट से चलेगा ये मैटर। अब जब इसने सोचा कि अभी खाली करा के लेना है, इसने बीएमसी से वो फायर ब्रिगेड को लेटर लिखा। फायर ब्रिगेड से बीएमसी लेटर दे रही है उसको कि आप स्ट्रक्चर ऑडिट कीजिए वीजीटीआई के थ्रू। और ये बिल्डर हमारे प्रॉपर्टी में जब भी आया है सीधे तरीके से नहीं आया है, काफ़ी गुंडे लेके आए, क्रिमिनल लोग, और ऐसे क्रिमिनल लोग को लेके आए कि कुछ तो क्रिमिनल मर्डर्स में इन्वॉल्व है मकोका में इसके साथ।
उसने पर पुलिस में वो भी सेट करके खुद को बाहर कर दिया है कि पुलिस में उसका अच्छा दबदबा चलता है। शायद कोई पॉलिटिशियन या मिनिस्टर के काले पैसे की ये हेरफारी कर रहा है हमारे प्रॉपर्टी में, इसलिए इसको इतना सपोर्ट किया जा रहा है। मैं एक घटना बताता हूँ 2013 में ये प्रॉपर्टी में कैसा घुसा हमारे और कैसे कैसे गुंडों को लेके आया। पर आगे के जैसे क्रिमिनल जो भी इसने एक्शंस किए हैं यहाँ पे, वो मैं आपको सब अलग वीडियो में बताऊंगा। पर एक शॉर्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके का बिल्डर है ये आदमी, इसका नाम है परेश गड़ा। ये है संदीप शाह, आमूबाई का लड़का, बिल्डर का। ये है एक दूसरा क्रिमिनल जो इसकी हरकतें देखिए। ये मेरी मम्मी यहाँ पे, ये मेरा घर है, यहाँ पे ये खड़े रह के अपने कैसे इशारे कर रहा है और ये कितने गुंडे लेके आया है। ये गुंडे कैसे आए हैं गलत गाड़ियों के नंबर प्लेट लगा के। कि देखिए ये मेरी मदर है और ये मेरे आसपास में रहने वाले कुछ टेनेंट्स है। ये उसका लड़का है डेवलपर का, जिसका नाम है संदीप शाह। और ये खुद को बोलते हैं कि हम डेवलपर्स हैं। ये डेवलपर्स है कि क्रिमिनल्स है। ये वाइट कलर क्रिमिनल्स है जो क्रिमिनलों के साथ मिलके, तेरे एक्शंस देखिए इनके, ये देखिए। और जैसा कि आप जानते हैं कुछ पुलिस वाले इतने भ्रष्ट है कि उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वो मानते पब्लिक क्या तो है, उनकी माँ बहन के साथ थोड़ी हुआ है जो इतना स्ट्रिक्टली लिया जाए। पर मैं पुलिस के कुछ अधिकारियों के थैंक्स बोलूँगा, जिस तरह के संजीव दयाल सर थे और अपने अरुण पटनायक जी है और रजनी सेठ जी है, अभी के मौजूदा सीपी संजय बर्वे सर है। काफ़ी ऐसे नॉन करप्ट ऑफिसर थे जिनसे हमको न्याय मिला। पर घड़ी घड़ी हम कमिश्नर के पास जाके उनको भी तकलीफ़ नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी सोचें घड़ी घड़ी क्या है। पर सर जब नीचे काम नहीं होगा तो ऊपर तो आना पड़ेगा, और फिर भी वो सुनते हैं। अभी संजय बर्वे साहब जैसे जो मुंबई के सीपी है, उन्होंने जनता दरबार रखी है हर मंगलवार बुधवार को, और लोगों को सुना जाता है। पहले कभी ऐसा सुना नहीं गया लोगों को जनता दरबार में। ऐसी दरबारें नहीं लगाई गई इनके आगे किसी भी। हाँ, सत्यपाल सिंह साहब ने लगाई थी, पर वो चौकियों के अंदर लगी थी। पर इतनी खुली दरबार, इतना ट्रांसपेरेंसी जो संजय बर्वे साहब ने दिखाया है, उसके लिए मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ। और ये पब्लिक इंटरेस्ट में उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। अभी पता नहीं आगे के सीपी वो काम कंटिन्यू करते हैं कि नहीं करते, वो आगे की बात है, वो अलग मैं वीडियो में आपके इस बारे में बताऊँगा। तो कमिंग बैक टू 354, ये उन्होंने VGTI से करने को उसको बोला, हमारे डेवलपर को, कि आप ये VGTI से टेस्ट कराइए, या जो अभी VGTI से स्ट्रक्चर ऑडिट कराइए। अब VGTI से स्ट्रक्चर ऑडिट कराने के दिन पे, या जब VGTI इधर आई थी, VGTI के ऑफिसर थे मिस्टर अभय बम्बोले, ऑफिसर या प्रोफेसर अभय बम्बोले जी आए थे। और अभय बम्बोले जी अकेले तो नहीं आए थे, एक गुंडे को साथ में लेके आए थे, जिनको उन्होंने पहले, मैंने जब पूछा उनको गेट पे कि आप कौन हो, क्योंकि मैं पहचानता नहीं था वो कौन है, तो उन्होंने बोला मैं अभय बम्बोले हूँ, मैं VGTI से आया हूँ, मेरे को बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट करना है। तो मैंने उनको पूछा आपको किसने अपॉइंट किया, तो उन्होंने मुझे उड़ते उड़ते जवाब देने शुरू किए। पर उनके साथ जो एक आदमी था, वो आदमी की पर्सनैलिटी पे मेरे को बहुत डाउट हो रहा था, क्योंकि मेरे को पता था कि वो उस दिन वही आदमी था जिसने मेरे को 2005 में वो गैंग्स में था, वो जिसने मुझे स्टैब किया गया, और मैं 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था। मुझे सर पे 15 टाके आए, पर पुलिस ने गुनाह नोट नहीं किया। मैं आज तक वो फाइट कर रहा हूँ मेडिकल होने के बाद भी। ये भ्रष्ट बोरेली की पुलिस स्टेशन जो भ्रष्टाचार कर रही है बिल्डर के साथ मिलके, ये बहुत गंभीर भ्रष्टाचार है। मैं उसकी आपको पूरी डिटेल इसकी क्रिमिनलिटी की बाद में दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। अब अभय बम्बोले जी आए गेट पे। जब मैंने उनके साथ जो आदमी का आइडेंटिटी पूछा, तो उन्होंने बोला ये BMC से आए। तो BMC से आए हैं तो ज़रूर आई कार्ड लेके आए होंगे। जब मैंने आई कार्ड के लिए पूछा तो आई कार्ड दिए नहीं गए। फिर हमारी थोड़ी बातचीत हुई कि कौन है, जब तक आई कार्ड देंगे नहीं कैसा अलाउड करेंगे अंदर, क्योंकि मुझे उस आदमी की परसेंट पे 100% डाउट था। फिर उन्होंने बोला मेरे साथ का आदमी है। वहाँ पे मेरा डाउट 100% कन्फर्म हो गया कि ये पहले बोले BMC के है, अभी बोलते मेरे है। मैं बोला सर ये वो आदमी है जिसने 2005 में मुझे स्टैब किया है। तो वो जवाब नहीं दे रहे थे। आखिर में मैंने 100 नंबर को मुंबई पुलिस से मदद मांगी, कंट्रोल से। मुंबई पुलिस आते ही वो आदमी जो अभय बम्बोले के साथ था वो भाग गया अभय बम्बोले जी को छोड़ के। अभी अभय बम्बोले जी को छोड़ के बाद जब पुलिस के इंट्रोगेशन हुई कि भाई ये कौन था वो था, तो उसने बोल दिया ये तो फलाना मुझे आकार ने दिया था,
आकार के जो सेकेंड वाले सन है संदीप शाह, उसने मुझे दिया था। और ये होगा क्रिमिनल मुझे पता नहीं था, पर मुझे बोला इसको लेके जाइए। मतलब डर का माहौल, एक क्रिमिनल के साथ स्ट्रक्चर ऑडिट किया जाएगा। और इतने बड़े वीजीटीआई के अधिकारी जब एक क्रिमिनलों के साथ आएंगे तो उनकी रेपुटेशन क्या होगी। तो पुलिस ने उनको, अभय बंबोली जी को बोला आपको तो 100 नंबर कॉल किया है, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना है मुझे, आप साथ में चलिए, वो आदमी की आइडेंटिटी बताइए क्या हुआ है। तो कुछ स्ट्रक्चर ऑडिट हुए नहीं, वहाँ से ही 399 बिल्डिंग जो है हमारे यहाँ पे, वहाँ से ही उनको लेके जाया गया। उन्होंने तो एंट्री भी नहीं किया था बिल्डिंग के अंदर, मतलब वो बाहर से ही लेके चले गए। तो वहाँ पे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया ऑफिसर ने। तो उन्होंने उसमें क्लियर कट स्टेटमेंट में बोला कि वो आए ही नहीं, स्ट्रक्चर ऑडिट किया ही नहीं, मतलब वो गेट से ही रिटर्न हो गए, स्ट्रक्चर ऑडिट किया नहीं। 393 बिल्डिंग के इधर बस खड़े रह के रिटर्न हो गए। और उनको ये क्रिमिनल आदमी संदीप शाह ने, आकर एंटरप्राइज के आदमी ने दिया था वहाँ पे जाने के लिए और साथ में रखने के लिए। अभी जब ये इतना अगर क्लियर कट हमारी बिल्डिंग डिलैबोरेटेड थी तो गुंडों की ज़रूरत क्या थी। और स्ट्रक्चर ऑडिट तो आराम से हो सकता था, बीएमसी ऑफिसर भी आके करा सकते थे ये, पर ये सब नहीं किया गया। अब जब स्ट्रक्चर ऑडिट हुआ नहीं उनकी खुद की स्टेटमेंट के हिसाब से, हाँ, और वहाँ से ही चले गए। अभय बंबोली जी को किसने मैनेज किया, क्या हुआ, कैसा उन्होंने एक फेक स्ट्रक्चर ऑडिट इशू किया 390 बिल्डिंग को लेके। अभी वीजीटीआई है और ठीक है फेक तो किया, अभी उनको तो पता नहीं कि बिल्डिंग क्या है, कैसी दिखती, क्योंकि वो तो आई नहीं। 393 बिल्डिंग और 390 बिल्डिंग काफ़ी दूरी पे है, और जो देख के तो ऐसा बताया नहीं है। पर अभी जब आई है अंदर बिल्डर के कहने से, तो मुझे तो एक बात उनका लगता है कि विजुअल इंस्पेक्शन तो उन्होंने सपने में ही कर दिया था मेरे स्ट्रक्चर की, कि मेरे स्ट्रक्चर कैसे, हकीकत में तो कर ही नहीं पाए, क्योंकि सपने में ही सब हो गया उनका इंस्पेक्शन। पर उनकी रिपोर्ट सपने में भी इतनी अच्छी है कि वो बोल रहे हैं कि अगर मेरी बिल्डिंग रिपेयर की गई, आई विल जस्ट रीड द रिमार्क्स, द रिपेयर एंड रिस्टोरिंग of the said building will not be cost effective as compared with the cost of the new construction. Even after the life of this building structures after repairing will be significantly less compared with the life of new building. अभी मुझे एक बात बताइए, मेरी बिल्डिंग रिपेयरेबल है, कॉस्ट कितना है उससे आपको क्या करना है? क्या अभय बंबोली जी कॉस्ट देने वाले हैं? लेट द कॉस्ट बी इन करोर्स और लैक्स, व्हाट ही हैज़ टू गॉट टू डू विद इट, रिपेयरिंग वी हैव टू कैरी, हैव टू बेयर द कॉस्ट। तो कॉस्ट किधर से आया इसमें मुझे तो पता ही नहीं चला। शायद उनके कॉस्ट ज़्यादा थे ये फेक रिपोर्ट करने के लिए, तो कॉस्ट पे अटक गए वो। आगे इसमें ऐसा बोला है कि लाइफ कम है, तो ये बात तो एकदम साइंटिफिकली है। जो नई बिल्डिंग है वो तो 60-70 साल तक टिकेगी या 50 साल तक, जो भी इसकी लाइफ है। पर जूनी बिल्डिंग रिपेयर करके भी तो 20-25 साल तो निकाल ही लेती है, या 10 साल, तो सिग्निफिकेंटली लेस है। ये तो सर कॉमन सेंस की बात है, ये आपने कोई वीजीटीआई में कोई बहुत स्पेशल डिग्री नहीं पास की है कि ये आपको पता ही, हमको भी पता है जूनी बिल्डिंग रिपेयर करेंगे तो लाइफ 15-20 साल रहती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि सारी जूनी बिल्डिंग गिरा दो और सब नई खड़े करते रहो और बिल्डर के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करते रहो। अच्छा, ये सब ऑडिट करने के बाद ये जो फेक रिपोर्ट ये दे रहे हैं ऑडिट की, इसके अंदर वो खुद ही एक बात ऐसी लिख रहे हैं जो वो खुद ही उनको पता है कि गड़बड़ है, अगर वो करेंगे तो अटक जाएंगे। वो उनके रिमार्क्स में नीचे लिख रहे हैं एकदम क्लियरली, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू द टेक्निकल एडवाइस ओनली ऑन द टेक्निकल मैटर रिफर्ड इन दिस रिपोर्ट। फर्दर टू दिस वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी लीगल मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ यूज रेफरेंस ऑफ दिस रिपोर्ट। ऊपर भी देख लीजिए कॉस्ट के बारे में लिखा है, और नीचे ये यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि हम कहाँ भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे लीगल मैटर में। अभी एमएमसी एक्ट ये लीगल मैटर है कि कौन सा मैटर? ये एमएमसी एक्ट्स जो रहते हैं वो लीगल मैटर रहते हैं। जब आप लीगल मैटर में आएंगे ही नहीं तो फिर आप ऐसे रिपोर्ट क्यों देते? क्योंकि आपको पता है फेक है, आप लीगल मैटर में जाओगे फंस जाओगे और बिल्डिंग रिपेयरेबल निकलेगी। ये तो उनको पहले से पता था, पर अभी जब जिधर पैसा रुबाब कनेक्शन काम करता है वहाँ तो आदमी की नीयत ख़राब हो जाती है। तो जब ये ऐसी रिपोर्ट हुई, इसके ऊपर हमको नोटिस दी गई बीएमसी से कि हमारे स्ट्रक्चर्स को, जो नोटिस हमको इशू की गई, अगर उस नोटिस आप देखोगे उसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये नोटिस है 7/8/2013, ये फर्स्ट नोटिस थी हमको। ये नोटिस के अंदर ऊपर लिखा है आकार एंटरप्राइज,
आमुबाई शाह आकार एज पर PR कार्ड, और उसी के बाजू में लिखा है श्री किरण शाह पार्टनर ऑफ आकार एंटरप्राइज एज पर PR कार्ड। आपने ऐसी नोटिस देखी नहीं रहेगी, शॉकिंग नोटिस है कि BMC कैसे नोटिस इशू करती है। 354 के अंदर नोटिस इशू हो रही है ओनर ऑक्यूपायर, ओनर लैंडलॉर्ड। एक आमुबाई शाह, किरण शाह, आकार एंटरप्राइज, पार्टनर ऑफ आकार एंटरप्राइज एज पर PR कार्ड। BMC कब से PR कार्ड पे इशू करने लगी नोटिस? BMC लैंड असेसमेंट फॉलो करती है कि जो लैंड के टैक्सेस भरते हैं ही इज़ द लैंडलॉर्ड। जब रिकॉर्ड BMC के बताते हैं कि नारायण दास परमानेंट ट्रस्ट की है एंड दे आर, क्योंकि वो रिकॉर्ड पे लेंगे तो नोटिस नारायण दास परमानेंट ट्रस्ट को देनी पड़ेगी जिनके ताबे में बाकी सब रूम्स है। तो वो नहीं बताने के लिए, कोर्ट से मिस्टीव करने के लिए, कोर्ट को नहीं बताने के लिए उन्होंने ये डेवलपर के नाम से नोटिस इशू की एज पर PR कार्ड। PR कार्ड इज नॉट कंसर्न विद MMC, दिस इज PR कार्ड इज डिफरेंट एंड लैंड असेसमेंट विच BMC रिकॉर्ड फॉलो, दैट इज लैंड असेसमेंट। तो पहली गड़बड़ तो इन्होंने यहाँ कर दी। अच्छा, गड़बड़ में लिख दिया 30 डेज का टाइम दे रहा, मतलब इनको माने कि बिल्डिंग खड़ी होने वाली 30 दिन, जो मैंने आपके पहले वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, यहाँ से हम और आगे जा रहे हैं। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑडिट कैरी किए। हमारे स्ट्रक्चर ऑडिट VS टेक एंड एसोसिएट से, उनके जो विपुल शाह करके उन्होंने स्ट्रक्चर ऑडिट कैरी किए। उन्होंने बोला कि ये बिल्डिंग रिपेयरेबल है। ठीक है, कुछ जगह पे थोड़े थोड़े रिपेयर है पर रिपेयरेबल है। और कहीं कहीं उनके रिमार्क्स भी अच्छे हैं कि उन्होंने जो चेकिंग किया कहाँ पे वेरी गुड है। अभी थोड़ी जूनी बिल्डिंग है तो रिपेयरेबल है, पर अब जब ये मैटर पे हमने भी टेस्ट किए, ये मैटर चला कोर्ट में, डेवलपर भागा कोर्ट कि अभी क्या करे, किया जाए इसके अंदर। अभी तो टेनेंट्स ने भी स्ट्रक्चर ऑडिट कर दिए है, तो चैलेंज किया गया कोर्ट में। कोर्ट में मैटर चला, ये रिट पिटिशन नंबर है 2294 ऑफ 2013 का ये मैटर है। इसमें आकार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और हम भी पार्टी है उसके अंदर। ये मैटर सुन रहे थे जस्टिस अनु मोटा एंड A सैयद। ये वही जज है जिन्होंने गाइडलाइंस पास की थी, लॉजिंग नंबर रिट पिटिशन नंबर 1135 2014, हाउ BMC ने जैसा स्टेट के गाइडलाइंस मांगी थी स्टेट से कि कैसा किया जाए, ये वही दो जज है जिनके पास ये इशू था। हमारा भी 2294 में जब ऑर्डर पास हुआ 7 जुलाई ऑफ 2014 को, आफ्टर द गाइडलाइंस, उसके अंदर जज ने क्लियर कट बोला है। आप अगर पेज में टर्न करके आपको बताता हूँ, पहले ये देख लीजिए। अभी ये जब डिस्प्यूट है या प्रॉब्लम है या डिस्प्यूट नहीं है, पर गाइडलाइन ऑर्डर में जो जज बोल रहे हैं, इन द व्यू ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट प्लेस्ड बाय सम ऑफ द ऑक्यूपेंट्स विच रिगार्ड टू द कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग इज क्वेश्चन एज ऑब्जर्व्ड इन क्लॉज नंबर C and D ऑफ पैरा 9 ऑर्डर डेटेड 26 ऑफ 2014। मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स है, पैरा 9 क्लॉज नंबर C and D, आप देखिए यहाँ पे, और जो डेट लिखी गई है 23/6/2014 की, जो डेट लिखी गई है इसमें 23/6/2014, दैट इज द गाइडलाइंस। दिस इज रिट पिटिशन नंबर लॉजिंग नंबर 1135 2014। 23 जून 2014 मीन्स 23/6/2014। पैरा 9, इसमें जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, पैरा 9 क्लॉज नंबर C and D, द टैक्स शैल कैरी ऑल द टेस्ट। अब यहाँ पे हमारे में भी ऑर्डर पास हुआ, मैटर रिफर हुआ टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को। जब टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को मैटर पास हुआ, उन्होंने ये मैटर कॉल आउट अपने मर्जी से किया। हमको तो हियरिंग नहीं दी गई, बताया तक नहीं गया कि ये कब कॉल आउट होगा। मतलब उन्होंने कुछ तो मिली भगत से काम हुआ है। इन्होंने एक रिपोर्ट बनाया, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, पर एक रिपोर्ट तैयार किया। तो मैं आपको रिपोर्ट बताना चाहूँगा, ये टैग की रिपोर्ट है। नीचे आप देखेंगे ऑरेंज सर्कल में एक ऑफिसर एब्सेंट है और 3 प्रेजेंट है, जो डायरेक्ट हाईकोर्ट के 1135 के ऑर्डर्स का कंटेम्प्ट है, क्योंकि उसमें लिखा गया था पैरा 9 क्लॉज नंबर C and D में कि एक चीफ ऑफिसर
बाकी 3 अलग ऑफिसरों के साथ बैठ के कमेटी बनी जाएगी और डिसीजन लिए जाएंगे, जिधर कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट रहेगा, टेस्ट किया जाएगा, विजुअल इंस्पेक्शन किए जाएंगे। ये 1135 के अंदर है, पर पहला ही ऑफिसर यहाँ पे एब्सेंट है। फिर भी मीटिंग कैरी आउट की गई, रिपोर्ट बनाए गए। अभी जब ये मीटिंग कैरी आउट की गई तो उसके अंदर सारी डिटेल लिए गए कि VGTI ने डेवलपर के बरोबर से ये किया था, टेनेंट्स ने VS टेक से किया था, तो कॉन्फ्लिक्टिंग हुए इसलिए उनके पास गए। फिर इसके अंदर ये भी डिटेल है कि 2294 ऑफ 2013 जो हमारे ऊपर केस किया था डेवलपर ने MCGM के प्रेशराइज करने के डेमोलिशन के लिए, उसके हिसाब से लिखा गया कि पैरा 9 क्लॉज नंबर CND फॉलो करना है, ऑर्डर डेटेड 23/6 ऑफ 2014। ये सब टैग ने रिकॉर्ड पे लिया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ आगे। पर जब टैग की कंक्लूजन आती है, RCC कंसल्टेंट मिस्त्री विपुल शाह ऑफ VS Tech and Associates was present in the meeting, who carried the structure audit of 4 buildings under the reference on behalf of the chairman secretary of this building। मतलब जो हमने जो किए थे टेस्ट, उनके लिए विपुल शाह वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। और जिन्होंने बिल्डर के लिए टेस्ट किए थे, द स्ट्रक्चरल इंजीनियर फ्रॉम द VGTI वॉज नॉट प्रेजेंट, मतलब अभय बम्बोले जी प्रेजेंट नहीं थे। एंड क्लियर कट लिखा है, एंड सबमिटेड देयर रिस्पेक्टिव रिपोर्ट बाय विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द बिल्डिंग एंड नो टेस्ट आर कैरिड ईदर बाय कंसर्न। मतलब दोनों प्रॉपर्टी के टेस्ट नहीं किए गए, मतलब दोनों स्ट्रक्चर ने टेस्ट नहीं किया और विजुअल पे दोनों ने रिपोर्ट दिया। एक ने उसने बोला कॉस्ट भारी है, पर रिपेयर करेंगे तो कॉस्ट भारी है। अभी कॉस्ट की तो बात नहीं, हमें खर्चा करना है ना, हम सरकार से कुछ मांग रहे मदद, सब खर्चा तो हमें करना है और हमारे वाले तो रिपेयरेबल ही है हमारे स्ट्रक्चर ने। एंड देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन, अच्छा क्लियर कट लिख भी रहे हैं, देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द ओनर एंड द टेनेंट्स ऑफ द बिल्डिंग, बट सीइंग द फोटोग्राफ सबमिटेड बाय VGTI, हाँ, they come to the conclusion that the building is in dilapidated state। अभी बताइए, जब पहले है विजुअल पे अगर करना था, कोर्ट ने आपको बोला टेस्ट करने हैं जाके वहाँ पे, आप भी विजुअल पे, और विजुअल तो ये थी कि अभय बम्बोले दरवाजे तक तो आए, विपुल जी ने तो 4 बिल्डिंग देखी, आपने तो वहीं से बैठ के डिसाइड कर दिया कि बिल्डिंग डिलैबरेटेड है फोटोज़ को देख के। मतलब जो एकदम टैग ने जो काम किया है, एकदम घिनौना काम किया है। अपने ऑफिसेज में बैठ के पास किया ऑर्डर एक बिल्डर को और अपने आर सेंट्रल वार्ड के BMC को सपोर्ट करने के लिए, और इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई गई। किस तरह का काम चल रहा है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में। तभी उनके चेयरमैन थे मिस्टर वटकर। अभी जब मैंने आपको पहले वीडियो में बोला कि ये कोई थर्ड पार्टी का कमेटी नहीं है, ये तो BMC कमेटी है, तो इनको एक दूसरे को संभाल के चलना है, साथ साथ में भ्रष्टाचार करते, भाई तू मेरा भाई तो मैं तेरा भाई, चोर का भाई घंटी चोर, ऐसा हिसाब है यहाँ पे। फिर भी हमने बहुत मिन्नतें की इनको कि सर रिवीजन लिया जाए, आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं, सर टेस्ट किए जाए, वो सब नोटिस है हमारे पास, और कंटेम्प्ट के भी नोटिस हमने उनको दिए, पर कहाँ भैंस के आगे हम बीन बजा रहे थे। भैंस तो चारा खाने में बिजी थी, बिल्डरों से जो हरे चारे आ रहे थे वो उसमें बिजी हो गए खाने में। ये सब बड़ा भ्रष्टाचार है। और फिर उन्होंने हमको लेटर लिखा 7/7 ऑफ 2015 कि इसमें हम कोई भी रिवीजन नहीं लेंगे। मैं आपको पहला टैग का रिपोर्ट दिखाता हूँ कि इन्होंने कैसे किया कि विपुल शाह और VS Tech वॉज प्रेजेंट एंड VGTI वॉज एब्सेंट। और नीचे आप देखेंगे एब्सेंट है एक ऑफिसर। ये पूरा कंटेम्प्ट किया गया कोर्ट का, और कोर्ट से इतना बड़ा गड़बड़ किया गया कोर्ट के में, इन्होंने जब खुद ने गाइडलाइन मांगी है, सब खुद ने किया है, पर गड़बड़ भी खुद ही कर रहे। मतलब इनको करना ही नहीं था, इनको बिल्डिंग गिरानी ही थे। इनको बिल्डरों के हाथ में, भ्रष्ट बिल्डरों के हाथ में लोगों की जान और माल दोनों देना है। भ्रष्टाचार इनसे रुकने वाला नहीं है, ये भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले लोग हैं। ये किधर भी ट्रांसपेरेंसी दिखाने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, ये जो रिपोर्ट तैयार किया गया, जब हम बोले रिवीजन किया जाए, तो रिवीजन के लिए भी उन्होंने मना किया कि ऐसा कोई भी हमारे पास प्रोसीजर नहीं है रिवीजन करने के लिए। ये भी देखिए, मतलब ये बोल रहे हम इनको रिमाइंडर दे रहे, सर कोर्ट की, आप कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं है। मतलब खुला आम भ्रष्टाचार, मतलब वो बताना चाह रहे कि आम आदमी किधर भी जावे हम देख लेंगे उनको ना। हम इन्होंने इतना BMC 354 को मशीनरी टूल वापरा है। अच्छा, जो म्यूनसिपल कमिश्नर थे उस टाइम के, उन्होंने खुद ने जब गाइडलाइंस के लिए 1135 के लिए कोर्ट में दरखास्त की थी, और 1135 की और स्टेट ने उसको गंभीर तरीके से लेके उसमें गाइडलाइन इशू की थी, वो भी इनको रिपोर्ट की, टैक्स की रिपोर्ट को अप्रूव करते हैं।
to take further action as per recommended by TAC. What is this? By the Honorable Municipal Commissioner. So even he is doing the contempt. तो फिर सर गाइडलाइन की ज़रूरत ही क्या थी? जब मुंबई के अंदर इतनी बिल्डिंगें थी, अगर आपको स्ट्रक्चर ऑडिट करने ही नहीं थे तो आपको गाइडलाइन मांगना ही नहीं चाहिए था. आपको कोर्ट को बोलना चाहिए था कि अरे हमने जो सोचा वही सही है. आप क्यों गाइडलाइंस के लिए गए? और अगर आप गाइडलाइंस के लिए, अगर मुंबई में इतनी सारी बिल्डिंग है, मेरे हिसाब से कि एक बिल्डिंग को स्ट्रक्चर ऑडिट करने को कम से कम 30 से 40 हज़ार लगते हैं. अगर उस टाइम पे मुंबई में समझो 600 बिल्डिंग रहेगी, अगर 30-40 हज़ार रुपये एक बिल्डिंग को लगते हैं तो काफ़ी बड़ा बजट होता है. उसके लिए कोई बजट डिसाइड नहीं किया गया. अच्छा, बजट डिसाइड नहीं किया. मुझे ऐसा नॉलेज है कि 3 लाख के ऊपर अगर कोई भी काम होता है, कोई भी डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट, तो उसके लिए टेंडर्स कॉल आउट किए जाते हैं और फिर एक कंपनी स्थगित की जाती है कि दैट कंपनी विल टेक केयर ऑफ द थिंग. अच्छा, वो तो सब हुआ ही नहीं है. कभी किसी ने सुना नहीं पेपर नोटिस में कि कोई स्ट्रक्चर ऑडिटर करेगा इनके लिए स्ट्रक्चर ऑडिट. हमारी बीएमसी का सब कुछ है पर कुछ भी सामान नहीं है. हमारे पास बीएमसी का बजट इतना बड़ा है पर उनके पास अनसेफ बिल्डिंगों को स्ट्रक्चर ऑडिट करने का कोई भी मशीनरी नहीं है. दे हैव टू टेक द थर्ड पार्टी इन दैट. अच्छा, थर्ड पार्टी भी तो ली नहीं गई क्योंकि कुछ भी आया ही नहीं, तो करेंगे कहाँ से टेस्ट? जब ये सब होने के बाद भी अभी ठीक है कि आरटीआई चल रहा है और आरटीआई इतना अच्छा है लोगों के लिए कि सारी चीज़ें बाहर आती है आरटीआई से. हमने एक आरटीआई फाइल किया इनके पास कि भाई हमको बताया जाए कि कब टैग यहाँ पे आई हमारे स्ट्रक्चर्सों में और कब उन्होंने विजिट दिया और कब उन्होंने एज पर द गाइडलाइंस रूल फॉलो किए, कोर्ट के या स्टेट के जो रूल्स जो गाइडलाइंस इनकी थी कहाँ फॉलो किए. बड़े ही आरटीआई में ट्रांसपेरेंसी थी. मुझे इसमें अपील में जाना पड़ा. अपील में मुझे मिला ये पेपर, पर काफ़ी दबाने की कोशिश की गई कि ये सच्चाई सामने ना आए. पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक पब्लिक के लिए बहुत अच्छा एक्ट है और इसका अच्छे से उपयोग होता है. ये देखिए कि टैग को आर्ट सेंट्रल बोर्ड को लिख के देना पड़ा एज पर द फैक्ट्स दैट देयर वाज नो टैग विजिट. ये बोल रहे देयर वाज नो टैग विजिट इवन आफ्टर द गाइडलाइंस ऑफ द कोर्ट, इवन आफ्टर देयर ओन गाइडलाइंस विच दे हैव कॉल्ड. व्हाट इज गोइंग ऑन? सर, एक आदमी का घर उजाड़ने के लिए, एक बिल्डरों के पास ये प्रॉपर्टी से पहुंचाने के लिए क्या चल रहा है? इतना बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार सर, ये तो रुकना ही चाहिए. मैंने तभी भी बोला था मुख्यमंत्री को इसके अंदर इंटरवेन करना चाहिए, फडणवीस जी को इसके ऊपर एक एंटी करप्शन ब्यूरो को बिठा के एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए. सर, ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, करोड़ों में है और करोड़ों के लिए किया जा रहा है. मैंने जैसे बताया, कोई आम आदमी रोज़ बीएमसी की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ता ही, डेवलपर लोग ही चढ़ते हैं प्लान पास कराने के लिए, अपने रिलेशन देते हैं उनके ऑफिसर्स के, त्यौहार मनाने के, गिफ्ट देने, मिठाई लेना देना, ये सब चलता है, ये सबको पता है. पर एक आम आदमी मुझे नहीं लगता कि इतना बार सीढ़ियाँ चढ़ता है. गाइडलाइन आने के पहला सबको विजुअली इन्होंने किया था स्ट्रक्चर ऑडिट. बोरेली की कई बिल्डिंग है जिसमें विजुअल, जिसमें मेरी बिल्डिंग को तो पूरी आपको स्टोरी बोली कि कैसा हुआ. अभय बम्बोली जी आए नहीं, पर जब इनकी खुद की बिल्डिंग डिलैबोरेटेड थी, आर्ट सेंट्रल वार्ड की ओल्ड बिल्डिंग जो अभी तो नहीं बन रही है दूसरी, पर जो जूनी थी, उसके स्ट्रक्चर ऑडिट एक विजय मेहता, जो मैंने आपको बोला था कि लास्ट टाइम विजय मेहता जो कांदली वेस्ट में रहे, जिनकी ऑफिस है, उन्होंने कैरी की थी. ये देखिए, ये मैंने आरटीआई से मिला है मुझे. ये आर्ट सेंट्रल वार्ड बीएमसी की खुद की बिल्डिंग है, जो ये ऑफिस है, ये बोरेली में है. इसको विजय मेहता जी ने किया है स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट्स, एस्टीमेट भी दिए कितना खर्चा है. ये काफ़ी पेजों की फाइल है, पर मैं आपको इसमें एक ही चीज़ बताया जाऊंगा. एज पर द, इसमें लिखा है एज पर द सर्कुलर इशूड बाय डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल एनसी द स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट एक्सपेक्टेड प्रोवाइड द कंक्लूजन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. मैं फिर से बोल रहा हूँ, एज पर द सर्कुलर इशूड बाय डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल एमसी, मतलब डायरेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल कमिश्नर. दिस इज डेटेड व्हेन 23 जैन 2014, बिफोर द गाइडलाइंस. गाइडलाइंस आई थी 23/6/2014 को और ये आई है 23 जैन 2014 को. जून और जैन में डायरेक्शंस दिए गए हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर से टू कैरी द स्ट्रक्चर ऑडिट. ये इनकी खुद की डिलैबोरेटेड बिल्डिंग को लेके ये स्ट्रक्चर ऑडिट विजय मेहता ने जो कैरी किया है. अब पॉइंट नंबर 5 देखिए कि टेस्ट कैरी किए गए उनके रिपोर्ट्स में. ये उनके रिपोर्ट्स में
टेस्ट कैरी किए गए हैं, बाकी सारी बिल्डिंगों को कैसे किया गया है? विजुअल पे सब बिल्डिंगों को किया गया है। खुद की बिल्डिंग को टेस्ट कर रहे, कोर्ट में चढ़ रहे हैं कि हमको तो पता नहीं कैसा किया जाए। जब भी कोर्ट बोल रही है आपको टेस्ट करना है टैग के थ्रू, टैग शेल कैरी, वो भी नहीं कर रही है। मतलब आपने कोर्ट को खुले तरीके से गुमराह किया कि आपको पता नहीं था, पर सर आपको तो सब पता था। और इस टेस्ट के अंदर आपने जो कैरी की है बिल्डिंग डिलैबरेटेड थी, आपकी कितनी फ्लोर की बिल्डिंग थी, पर आपने उसको बताया 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। इलीगल स्ट्रक्चर खड़े किए गए, जो मैंने आपको पहले बताए थे कि इसके अंदर इलीगल स्ट्रक्चर्स भी खड़े किए गए थे। एडिशनल फ्लोर 4th फ्लोर पर ये सब कोर्ट को बताया नहीं गया। मेरे पास ये पूरा स्ट्रक्चर ऑडिट है, मैं दिखाना भी चाहूँगा। इसके अंदर दिखा है एंड एडिशनल फ्लोर क्यों लिखा? जब वो अगर फ्लोर बरोबर है तो इसमें एडिशनल क्यों लिखा गया? मतलब ऐड किया गया है। जो भ्रष्टाचार के पैसे से बनाया गया, वहाँ जहाँ पे लीगल डिपार्टमेंट बैठता था, जो 351 की नोटिस लोगों को देता है, 350 मतलब कि इलीगल स्ट्रक्चर आपने कंस्ट्रक्ट किया है और वो खुद इलीगल स्ट्रक्चर में बैठे। ये सब तो बताया ही नहीं गया कोर्ट को। तो जो मैं आपको आज बताना चाहता था कि कैसा इन्होंने कोर्ट की गाइडलाइंस, टैग ने कैसे काम किए, विजुअल पे सारे काम किए, कोई टेस्ट किए नहीं, फ़ोटोज़ को देख के काम किए। क्या फ़ोटोज़ पे देख के काम होते हैं? एक बिल्डिंग को फ़ोटोज़ पे देख के, एक आदमी का फ़ोटो दे दे, आप बता देंगे कि इसको बुखार कितना है? ये क्या चल रहा है? अगर चीफ इंजीनियर, टेक्निकल एडवाइजर के चीफ अटकर जी ये सब काम कर रहेंगे तो आगे लोग किधर जाएंगे? लोगों के जान माल से मैं बोल रहा था, ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये थमना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे मुख्यमंत्री है, मुझे लगता है वो पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट पे इस पर इंक्वायरी बिठाएंगे और लोगों को न्याय देंगे, क्योंकि उनको बिठाया गया है न्याय देने के लिए और वो हमारे से अन्याय होने नहीं देंगे। इतना तो मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जरूर इसमें कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। जय हिंद। आगे का वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये बिल्डर ने किस तरीके से क्रिमिनल एक्शन लेके, फौजरी करके क्या क्या किया है मेरी प्रॉपर्टी में। मैं ये कम से कम आज 17-18 साल से केसेस लड़ रहा हूँ, इतना तकलीफ़ झेल रहा हूँ इसके ये सिस्टम से। ये सिस्टम को भ्रष्ट बनाने, भ्रष्ट अधिकारियों को सख्त से सख्त सज़ा हो। मैं आगे बताऊंगा इन्हों कैसे भ्रष्टाचार करते हैं एक बिल्डर को बचाने के लिए, और किस तरीके का भ्रष्टाचार आप देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे। और वो भी मैं एविडेंस पे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट से बताया जाएगा। ये उड़ती बातें मैं नहीं बताऊंगा, आपको पेपर्स पे बताऊंगा कि किस, और पेपर्स भी सारे मैंने आरटीआई से रिकवर किए हैं, ऑब्टेन किए हैं ये सब। तो जल्द से जल्द इसमें मैं आपको दूसरा वीडियो बताऊंगा कि कैसे भ्रष्टाचार किया है, ताकि आपको भी नॉलेज आए कि भ्रष्टाचार होता है, पर भ्रष्टाचार निकाला कैसा जाए और अवेयरनेस कैसा हो कि क्या चल रहा है। ये आगे के वीडियोज़ में आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।